सिंक्रोनस जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको ट्रांसफार्मर के अंदर भी बताया था कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि आप पहले वोल्टेज को फुल रेटेड वैल्यू पर ले जाएं लोड लगा करके, और फिर जब उसको ज़ीरो पर करें मतलब नो लोड कंडीशन में जब उसको ले आएं तो वहाँ पर कितना वोल्टेज डिफरेंस होता है वही बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। मतलब जो वोल्टेज बढ़ेगा जब आप फुल रेटेड वोल्टेज को ज़ीरो पर ले आएंगे, फुल रेटेड वैल्यू को जब आप ज़ीरो पर ले आएंगे तो उसके बाद जो कितना वोल्टेज राइज होगा ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो आपका उसके अंदर जो स्पीड है या फिर स्पीड रोटर की स्पीड है और जो फील्ड करंट है, जो आप रोटर को फील्ड करंट दे रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट टर्मिनल्स पर जो लोड हमने फुल रेटेड वैल्यू का लगा दिया उसको हम स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो कर देंगे तो वहाँ पर कितना वोल्टेज राइज होगा ये वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अगर हम इसके पर यूनिट वैल्यूज़ की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन को देखें तो इसके अंदर जो बेस वैल्यू है वो हमने टर्मिनल वोल्टेज को माना है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमको मिलेगी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल रेटेड वैल्यू, फुल रेटेड वोल्टेज अपॉन फुल रेटेड वोल्टेज, या फिर नो लोड माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की बात करनी है तो आप इसको इंटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा अच्छा होता है तो जनरली बेसिकली यही देखा जाता है पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर। बात तो दोनों की ही बहुत आसान है, लेकिन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को जब पर यूनिट में बदलना होता है तो उसको 100 से डिवाइड करना होता है, और पर यूनिट वैल्यूज़ को जब पर यूनिट वैल्यूज़ में चेंज करना होता है तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है, बेस वैल्यूज़ उनकी सेम रहती है, ठीक है। ये सारी बातें हम पावर सिस्टम में करेंगे। अभी बेसिकली आपको ये समझना ज़रूरी है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और उसके पर यूनिट या फिर परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कैसे करें सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर। तो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्यों चेक करें हम, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, एक तरीके का डिसएडवांटेज है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी मशीन का ज़्यादा है तो मशीन आपके लिए सही नहीं है, आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे और वोल्टेज रेगुलेशन को कम करना होगा ताकि जो वोल्टेज राइज है वो कम से कम हो, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उस जनरेटर के ऊपर ताकि हमको पता लग सके और हम उसके अंदर ज़रूरी चेंजेस कर सके ताकि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम रहे। तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो मेथड हमारे पास है, एक तो डायरेक्ट लोड टेस्ट है और दूसरे है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट लोड टेस्ट क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे जनरेटर्स के लिए ही काम में आ सकता है डायरेक्ट लोड टेस्ट। इसके अंदर हम लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं जो हमने जनरेटर बनाया है। मतलब हमने कोई जनरेटर यहाँ पर बनाया, उसके साथ में कोई भी लोड हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और इसके परफॉर्मेंस को चेक कर लिया। पहले लोड को कनेक्ट किया, जनरेटर को स्टार्ट किया, उसके अंदर प्राइम मूवर से उसका रोटर को घुमाया, एक्साइटेशन दिया, और उसके बाद जो फ्लक्स डेवलप हुआ, जो टर्मिनल वोल्टेज डेवलप हुआ वो इसको मिला। उसके बाद हमने उस वैल्यू को नोट कर लिया। उसके बाद हमने इस लोड को हटा दिया और जब नो लोड वैल्यू जो आई उस वैल्यू को हमने चेक कर लिया। तो ये हमारे, और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लिया। तो वो जो मेथड है ये हमारा डायरेक्ट लोड टेस्ट मेथड है। अब ये जो मेथड है ये आपका 5 kVA तक के जनरेटर्स के लिए ही सूटेबल है। इसके ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा लोड कनेक्ट करना होगा। ज़्यादा बड़ा जनरेटर के लिए आपको ज़्यादा बड़े लोड कनेक्ट करने होंगे जो कि फिजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमको कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ में लेना होता है। तो डायरेक्ट लोड टेस्ट तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट लोड कनेक्ट कर दिया। मेन जो चीज़ है बात करने लायक वो है इनडायरेक्ट मेथड्स। अब इनडायरेक्ट मेथड 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जिसको हम ईएमएफ मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये नाम आपने सुने होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस मेथड को स्टडी करेंगे, ठीक है।
दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एम्पियर टर्न मेथड या फिर MMF मेथड, ठीक है। तीसरा जो मेथड होता है ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड। तो ये 3 तरीके के मेथड होते हैं। आज हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस मेथड को भी देख लेंगे और उसके बाद हम इस मेथड को भी देख लेंगे। तो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर 2 तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एक कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं और एक डायरेक्ट लोड टेस्ट होता है। डायरेक्ट लोड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ छोटे जनरेटर्स के लिए होता है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर 3 तरीके के मेथड होते हैं, उनमें से EMF मेथड को हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो EMF मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप को अगर मैं ये कहूँ कि जो सिंक्रोनस जनरेटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट के बाद जो इक्वेशन मिली थी हमको, वो क्या मिली थी? V = EA - ZS IA, यही इक्वेशन मिली थी। ZS हो गया आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ठीक है। ये आपका नो लोड वोल्टेज हो गया, ये आपका फुल वोल्टेज हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आपको किस किस की जरूरत पड़ती है। एक तो EA की जरूरत पड़ेगी और एक V की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये निकालने के लिए तो बहुत ही आसान सी बात है, ये आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये निकालने के लिए आपको EA की जरूरत तो पड़ेगी और ZS की जरूरत भी पड़ेगी। तो ZS निकालना ही हमारा मेन काम हो जाता है EMF मेथड के अंदर। अब ZS जो होता है ये बेसिकली क्या होता है? RA + JXS होता है, ठीक है। ZS को आप ये भी लिख सकते हो क्या? ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने लिखा है और इसका मतलब क्या है। तो ZS आपको निकालना है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस आपको निकालना है। अब इसको निकालने के 3 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको। ये सारे टेस्ट लेबोरेटरी में परफॉर्म होते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती है, उसके नतीजे से हम यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो 3 टेस्ट का नाम है। पहला है DC रेजिस्टेंस टेस्ट, इसके अंदर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है RA। दूसरा है ओपन सर्किट टेस्ट, इसके अंदर वोल्टेज फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है। और तीसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके अंदर करंट को फाइंड आउट करा जाता है। तो ये तीनों टेस्ट हमको देखने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले DC रेजिस्टेंस टेस्ट की, आपको समझ में आ रही है ना बात कि हमको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के अंदर ये अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास V निकल करके आ जाएगा। EA हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो V और EA के माध्यम से इसकी हेल्प से हम वोल्टेज रेगुलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं DC रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी है जो कि रोटर के ऊपर होती है। दूसरा मैंने स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन के साथ में कनेक्ट कर दिया। इसके सीरीज में मैंने एमीटर कनेक्ट कर लिया और जो पैरेलल कनेक्शन है उसके अंदर मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लिया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो रोटर है इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आर्मेचर वाइंडिंग का, तो मुझे इससे बेसिकली कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इससे, स्टेटर वाइंडिंग से। तो अगर आपको मैं ये समझाऊं कि सर ये जो रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। या तो आप एमीटर वोल्ट मीटर मेथड यूज़ कर ले, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, या फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ कर ले। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपको सभी को आता ही होगा। अगर किसी को नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं आपको एमीटर वोल्टमीटर मेथड का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से इससे चेक किया जाता है। लेबोरेटरी में आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे चेक करते हैं। वहाँ पर एमीटर भी डायरेक्ट लगा होता है, वोल्टमीटर भी डायरेक्ट लगा होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ केबल्स कनेक्ट करनी होती है और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुके हैं आजकल सब, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। अगर आपको थ्योरी में लिखना होगा तो आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डीसी सप्लाई दूंगा इसको। देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है R,
तो मुझे अगर इसको फाइंड आउट करना है तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ओम्स लॉ मेरा ये कहता है कि V बराबर आई आर होता है, तो R जो है वो V अपॉन आई होता है। ठीक है, अब मुझे वोल्टेज पता होगा और करंट पता होगा तो मेरा R पता लग जाएगा। तो R पता करने के लिए आपको एक तो यहाँ पर एमीटर कनेक्ट करना होगा और एक आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको DC सप्लाई देनी होगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई आपके पास। तो आपको आर के अक्रॉस आपने लगा दिया वोल्ट मीटर, तो यहाँ से इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो पता लग जाएगा। दूसरा, आपने इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, ये वाला करंट कितना होगा, ये आपको एमीटर के थ्रू पता लग जाएगा। लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर आपको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लगेगी, क्योंकि आइडियल कंडीशन में जो एमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से भी कुछ करंट जाएगा, इसके अंदर से खुद का भी कुछ करंट जा रहा होगा और वो जो करंट है इसके अंदर लगी कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो ये कैलकुलेट कर लेगा, तो इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी वोल्टमीटर कैलकुलेट करेगा और इस एमीटर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी वोल्टमीटर कैलकुलेट करेगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि इसके थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगी ना। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 हुआ तो यहाँ से पूरा करंट चला जाएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तब ये वोल्टमीटर आइडियल कंडीशन में इसको चेक कर लेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, इसलिए आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर जो मान लीजिए आई करंट जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं आर ए मान लूँ और इसका आर मान लूँ, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आपको आई आर ए प्लस आई आर ऐसे मिलेगा। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो मुझे यहाँ पर आई आर मिल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर देती है। तो अब सर आप कहेंगे कि सर वोल्ट मीटर जो है इसको आप पीछे लगाने के बजाय यहाँ लगा दीजिए। यहाँ लगा देंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ आर का ही कैलकुलेट करेगा, तो ये भी हम लगा करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये करके देखें कि सर ये मेरे पास R है, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो आप कहेंगे कि सर अब वोल्ट मीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ R को ही कैलकुलेट करेगा, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने एमीटर लगा दिया, यहाँ से आपने सप्लाई दे दी। तो अगर मैं ये कह दूँ कि सर यहाँ से जो वोल्ट मीटर है उसने R का जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैलकुलेट कर लिया, तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो एमीटर है, अब यहाँ से जो करंट हमारे पास आएगा वो इधर से आएगा, तो एमीटर कौन सा करंट कैलकुलेट करेगा, एक तो ये वाला करंट देखेगा और एक ये वाला करंट देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा, क्योंकि इधर भी कुछ करंट आ रहा है, इधर भी कुछ करंट आ रहा है। अब ये वाला करंट रुकने के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा करंट इधर ही चला जाए। तो जो एमीटर है वो करंट ज़्यादा रीड करेगा इस बार, क्योंकि वोल्ट मीटर भी कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा, इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा। तो आपको इसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रखना पड़ता है। तो दोनों ही तरीके में कुछ ना कुछ एरर तो आपकी आएगी। अब ये जो एमीटर है ये आपका जो टोटल करंट है उसको आई वी प्लस आई आर ये दोनों आपका कैलकुलेट करके आगे भेजेगा, तो ये भी कुछ ना कुछ दिक्कत कर देगा। तो ये डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट है जिसके अंदर इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट में वोल्ट मीटर और एमीटर लगा करके इन तीनों रेजिस्टेंस का जो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप डीसी सप्लाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आप रियोस्टेट भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप डीसी सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। तो इन तीनों की जो एवरेज वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि जो वोल्ट मीटर आप लगा रहे हो कि नहीं दो रेजिस्टेंस के बीच में लगा रहे हो, अगर आप इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करते हो तो भी 2 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में तो भी 2 के बीच में आएगा। तो पर फेज कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज वैल्यू है, मान लीजिए एवरेज वैल्यू RT है, तो आपको इस एवरेज वैल्यू के अंदर 2 से डिवाइड करना होगा ताकि आपकी पर फेज वैल्यू आ सके। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगा वो आपका ओहमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, या फिर आप इसको डीसी रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। अब ये जो डीसी रेजिस्टेंस है ये आपका जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रेस्ट पर है, चल नहीं रहा है, फील्ड वाइंडिंग अभी रोटेट नहीं कर रही है, तब की कंडीशन में आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई पर फेज। ठीक है,
अब जब ये चलने लगा तो आपका AC रेजिस्टेंस कहलाएगा, ये आपका कहलाया DC। तो आपका AC रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर स्किन इफेक्ट रोल में आ जाता है, स्किन इफेक्ट आ जाता है, मैंने आपको बताया स्किन इफेक्ट पहले भी, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताइए, उसके लिए वीडियो मैं बना दूंगा। तो AC रेजिस्टेंस के अंदर स्किन इफेक्ट आ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, DC के मुकाबले उसकी वैल्यू कुछ फैक्टर से बढ़ जाती है। अब वो फैक्टर 1.20 से लेकर के 1.75 तक होता है, ठीक है। ये फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया तो आप उसको 1.25 लेकर के चलेंगे। जनरली 1.25 मान लिया जाता है अगर आपको क्वेश्चन में उसके वैल्यू नहीं दी गई है तो जो भी आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे उसकी एवरेज वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि आपका पर फेज कैलकुलेशन आ जाएगी। उसके बाद जब आपको AC कंडीशन में चाहिए होगा, मतलब रनिंग कंडीशन में अगर आपको चाहिए होगा, तो आप वहाँ पर उसको 1.25 से इंटू करके आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ये पूरी बात हम क्वेश्चन में डिस्कस जरूर करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला मेथड, जो पहला टेस्ट है, वो आपको पता यहाँ पर लग गया। दूसरे टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट भी बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि रोटर को रनिंग कंडीशन में लाना है, मतलब फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई देके एक्साइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप रियोस्टेट को पहले फुल कंडीशन में रखेंगे ताकि आपका जो सप्लाई करंट है वो पहले 0 रहे, फिर धीरे धीरे आप स्टेप वाइज उसको बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आप उसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो फ्लक्स है वो डेवलप होने लगेगा, फ्लक्स घूमने लगेगा, और वो फुल सिंक्रोनस स्पीड पर जो घूमने लग जाए फ्लक्स आपका, उस टाइम पे आपके पास यहाँ पर जो आर्मेचर वाइंडिंग है, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आपने क्या करा कि वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। अब ये ओपन सर्किट टेस्ट है, तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर हमको पता है कि किसी भी ओपन सर्किट के अक्रॉस आप करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने तीनों आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस, मतलब तीनों फेज के अक्रॉस, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए ताकि मैं इनके अक्रॉस वोल्टेज का पता कर सकूं। तो ओपन सर्किट है तो मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट अगर होता तो मैं एमीटर कनेक्ट कर देता, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोटर को आपने रनिंग कंडीशन में रखा, उसके बाद फ्लक्स डेवलप हुआ, फ्लक्स के थ्रू आपके पास इधर वोल्टेज डेवलप हुआ। अभी करंट डेवलप नहीं हो रहा है, वोल्टेज डेवलप हुआ इन तीनों आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर, तो उसको आपने वोल्ट मीटर लगा करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें आपने देखी। अब आपको क्या करना है, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है, मतलब एक ग्राफ डेवलप करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, जिसके अंदर आपका जो एक्स एक्सिस पर जो होगा वो IF होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप IF बढ़ा रहे हो, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को पहले फुल वैल्यू पर रखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ा करके रखेंगे, फिर जैसे जैसे आप इसको कम करोगे तो IF बढ़ेगा तो आपके पास इधर वोल्टेज में कुछ चेंजेस आएंगे, जो ओपन सर्किट वोल्टेजेस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो जो चेंज है वो आपको उस ग्राफ के अंदर दिखाना है कि किस तरीके से आपके वो चेंज आ रहे हैं। अब ये सारी बातें फिर से मैं यही कहूँगा कि लेबोरेटरी में होती है, तो आपको वहीं पता लगेगा, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास इसके ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब फील्ड करंट जो है जैसे जैसे मैंने उसको बढ़ाया तो पहले जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो लीनियरली वेरी हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो ये भी वेरी हुआ, ये भी बढ़ा। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद ये लीनियरली तो वेरी नहीं हुआ, लेकिन ये सैचुरेशन कंडीशन की तरफ जाने लग गया। तो ये अब सैचुरेट होने की कंडीशन में आने लग गया। उसके बाद ये इसके साथ लीनियरली वेरी नहीं हुआ। एयर गैप लाइन का मतलब होता है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स के साथ इस फील्ड करंट का क्या रिलेशन है, लेकिन हमको वोल्टेज के साथ रिलेशन देखना है। तो वोल्टेज के साथ रिलेशन देखा हमने, जब वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, जैसे जैसे हमने फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाया और वोल्टेज की जो कैलकुलेशन है, जो यहाँ पर वोल्ट मीटर जो हमको बताया, जो इसकी एवरेज वैल्यू हमने को देखी, उससे हमको ये वाला प्लॉट मिला, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ओपन सर्किट वोल्टेज या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर देख लिए। ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, या भूलना मत, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकाल सके। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो इसलिए हमने ये टेस्ट करा। उसको निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट किया।
अब हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो भी परफॉर्म करेंगे, उसको उसकी भी ज़रूरत सिंक्रोनस इम्पीडेंस में पड़ेगी, तो हम वो भी देख लेते हैं एक बार। ओपन सर्किट टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर हमेशा ही वोल्टेज फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया और जो आई एफ है उसको हमने धीरे धीरे बढ़ाया, तो उस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज में इंक्रीमेंट हुआ, वो भी हमने देख लिया ग्राफ के थ्रू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर हमेशा ही करंट फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो इसलिए हमने यहाँ पर एमीटर्स कनेक्ट कर दिए। तो वही बात है, यहाँ पर डीसी सप्लाई दी आपने, रियोस्टेट कनेक्ट कर लिया, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम किया, पहले आपने फुल रेटिंग पर रखा, फिर आपने धीरे धीरे कम किया, तो जो आई एफ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, वो यहाँ से हमने नोट कर लिया इस एमीटर के थ्रू, और जो हमारा रोटर है उसको आपने सिंक्रोनस स्पीड पर रन करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग है उसके अंदर जो करंट फ्लो हुआ, जो आपका आर्मेचर करंट फ्लो हुआ, वो किस तरीके से वेरी होगा इस आईएफ के वेरी होने पर, वो हमको नोट करना है और उसके अनुसार हमको एक ग्राफ डेवलप करना है। तो बस ये सिंपल से इसका सर्किट है। अब जो इसका ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके का बना कि फील्ड करंट तो हमने इधर वेरी करा, आर्मेचर करंट जो है वो हमको इधर मिला, तो उसका जो ग्राफ है, जो उसका प्लॉट है, वो कुछ लीनियरली वेरी हुआ और कुछ इस तरीके से वेरी हुआ। ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। इसके अंदर हमको वो वाली बात नहीं मिलेगी जो हमको ये हमको इसमें मिला था, जो हमको ये वाले जो सैचुरेशन कंडीशन है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका मैग्नेटाइजिंग कर्व की BH कर्व जो होता है उसको भी रिजेंबल करता है। अगर आपने देखा होगा BH कर्व, तो वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। तो आपको देखिए वहाँ पर पहले लीनियरली वेरी होता है, फिर आपका सैचुरेशन कंडीशन में जाता है, तो वो जो कोर मटेरियल है उसके अनुसार वो डेवलप होता है। तो वैसा ही कुछ कर्व हमको यहाँ पर मिला, लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं है। करंट के केस में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा और यहाँ पर सीधा रिलेशन मिलेगा। अब अगर इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करके एक फिगर में डाल दें, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा फील्ड करंट है, जैसा कि पहले था वैसा का वैसा फील्ड करंट यहाँ पर है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा था, वो अभी भी ऐसा ही है, और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो कुछ ऐसा था, वो भी अभी ऐसा ही है। अब हमको ZS निकालना है। क्या निकालना है? ZS। तो ZS कैसे निकलता है? आपको वोल्टेज पता होना चाहिए, ओपन सर्किट वोल्टेज पता है और ओपन सर्किट करंट पता है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस है वो अपना V/I होता है, तो उसी तरीके से सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी V/I होता है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों अगर हमको पता होंगे एक फील्ड करंट की वैल्यू पर, जैसे मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए OA, ये A मैंने एक फील्ड करंट की वैल्यू मान ली। अब इस वैल्यू पर वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी और करंट की क्या वैल्यू होगी, वो दोनों मेरा सिंक्रोनस इम्पीडेंस बता देंगे। तो इस A वैल्यू पर मैंने देखा यहाँ पर, तो वोल्टेज की वैल्यू मुझे मिल गई AB। ठीक है, मतलब OA फील्ड करंट पर अगर मैं देखूं तो AB जो है वो मेरी वोल्टेज की वैल्यू है, और OA फील्ड करंट पर अगर मैं करंट की वैल्यू देखूं, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, आर्मेचर करंट है, उसकी वैल्यू देखूं तो मुझे AC मिल गई। तो यहां पर अगर मैं ZS की बात करूं तो वो होगा अपने पास ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज अपॉन शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। ठीक है, तो जो ZS है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर AB इन वोल्ट्स अपॉन AC इन एम्पियर्स। तो आपको ZS फाइंड आउट कर लिया। अब ZS मैंने आपको बताया था कि ZS क्या होता है, RA प्लस JXS। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहेंगे तो XS जो है उसकी जो वैल्यू है आपको वो मिल जाएगी ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर, ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर। तो आपका XS सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको ZS मिल गया, IA आपके पास है, EA आपके पास है, तो आपको वोल्टेज V आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, EA माइनस ZS IA। तो ये वैल्यू V की आप निकाल सकते हो, EA आपको पता है, तो ये दोनों वैल्यू पता है, तो आप वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर निकाल सकते हो, जो कि होता है EA मैग्नीट्यूड माइनस V अपॉन V। तो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन आपको यहाँ से फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तीनों टेस्ट पहले आपको परफॉर्म करने होंगे, उसके बाद आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ये जो आपको इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन मिला, इसकी जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा ही आती है अगर आप एक्चुअल में लोड कनेक्ट करेंगे। ऐसा का ऐसा ही अगर आप लोड कनेक्ट कर देंगे तो वो सेफ साइड रहेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो कुछ ज़्यादा ही मिलती है हमको। तो अगर हम लोड कनेक्ट करेंगे तो उतनी वैल्यू तक जाएगा नहीं। मान लीजिए अगर आपको खतरा हो रहा है 100 पर आकर, तो ये आपको 120 बताएगा पहले ही कि आपको 120 तक आपका वो हो सकता है। आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि 120 वैल्यू आपकी दे देगी, लेकिन आपका काम 100 पर ही हो जाएगा, तो आपको खतरे वाली बात नहीं होगी इसके अंदर, ये आपको सेफ साइड पर रखेगा। इसीलिए इस मेथड को पेसिमिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। जैसे ईएमएफ मेथड बोलते हैं तो इसको पेसिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो ZS है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस है, इसको दो तरीके से और डिफाइन कर दिया जाता है। एक तो अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड या लीनियर भी बोल सकते हो। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जब तक ये हमारा OCC जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला, जब तक ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो अगर यहाँ तक आपने यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ तक जब आप इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ZS की, तो वो आपका अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसके बाद चले जाएंगे तो यहाँ पर ये वेरी कर रहा है अलग तरीके से, लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, ये अब आपका सैचुरेशन कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये एयर गैप लाइन के अंदर भी नहीं है, तो इसको आप सैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस बोलते हैं। वो सारी कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है, वो सब हमको नहीं देखना है अभी। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल आएंगे और इसी तरीके से हमको फॉलो करना है जो भी मैंने आपको बताया है। पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आप लेबोरेटरी में जाएं अभी, या फिर अगर आप जा चुके हैं तो आपको बहुत ही सिंपल होगा समझने में, लेकिन अगर आप अब जाने वाले हों तो पहले DC रेजिस्टेंस निकालना है। उसके बाद उसको AC करने के लिए आपको 1.25 से इंटू कर देना है। अगर आपको 1.25 वैल्यू नहीं दी है या फिर क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू दी है तो आपको वो यूज़ में लेनी है। तो आपका AC रेजिस्टेंस निकल गया। उसके बाद आपको ओपन सर्किट से ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने आपको देखना है किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वहाँ से आपको वोल्टेज मिल जाएगा। फिर आपको करंट देखना है, तो करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बता लेने हैं। फिर किसी एक फील्ड करंट की वैल्यू पर आपको इन दोनों को लेकर के ZS के लिए कैलकुलेट करना है। V/I करके ZS आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेना है। अब ये जो मेथड है, ये जो हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड था, इसके अंदर कुछ अजम्पशंस हमने लिए थे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से अजम्पशन इसके अंदर देखे जाते हैं जनरली। तो पहला जो अजम्पशन है वो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज कांस्टेंट। सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि वेरी करता है OCC की वजह से। अगर ये भी लीनियरली होता तो आपका जो ZS है ये भी कांस्टेंट होता, क्योंकि यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है उसके अनुसार जो ZS निकलेगा वही आपका इधर निकलेगा, वही आपका इधर निकलेगा, मतलब कांस्टेंट वेरी होता। लेकिन अगर आपने यहाँ तक निकाला जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, फिर और कुछ बदल जाएगी, क्योंकि OCC और SCC जो है ये दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो अपने इधर ही है, लेकिन ये जो है ये इसकी तरफ डिक्लाइन हो चुका है, तो आपका जो ZS की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहला अजम्पशन तो हमने ये माना कि भैया हमारा जो ZS है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, मतलब ये वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अजम्पशन हमने माना द फ्लक्स अंडर टेस्ट कंडीशन इज द सेम एज दैट अंडर लोड कंडीशन। इसका मतलब है कि जब टेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी वैसी ही रहेगी जब हम लोड लगा देंगे, एक्चुअल लोड जब लगाएंगे तो भी वैसी रहेगी। ये सब अजम्पशंस, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप लोड कनेक्ट करते हो तो लोड अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग पावर फैक्टर होता है उसके अंदर। तो अगर आपने लैगिंग लोड कनेक्ट कर दिया तो वो जो आर्मेचर रिएक्शन है तो वो आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेगा, मतलब फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है कि इस तरीके से फ्लक्स में वेरी हो रहा है। तो ये भी आपका एक अजम्पशन है कि कोई चेंज नहीं होता है, भले ही आप लोड कनेक्ट कर लो या भले ही आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तीसरी जो बात है वो है द मैग्नेटिक रिलक्टेंस टू द आर्मेचर फ्लक्स इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द पावर फैक्टर।
इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस का मतलब वैसा ही है जैसा आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस आपके करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है ना, वैसे ही आपके मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है, ये आपके फ्लक्स के फ्लो को रोकता है। तो जो आर्मेचर फ्लक्स का जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, भले आपका पावर फैक्टर कैसा भी हो। ये तीसरा असम्पशन हमने माना। एक और बात हमने यहाँ पर कंसिडर की थी, इसीलिए हमने इसको ईएमएफ मेथड भी कहा है, कि जो आर्मेचर फ्लक्स है या फिर कोई सा भी फ्लक्स है या फिर कोई भी जो लीकेज फ्लक्स है, उन सबको हमने एक रिएक्टेंस के थ्रू रिप्लेस करा था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि वहाँ पर कोई रिएक्टेंस लगा होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अज्यूम करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, इसीलिए हम इसको ईएमएफ मेथड भी बोल देते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से अजम्पशन लिए जाते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो इस वीडियो में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर सकते हो, ठीक है।